दुनिया में एक बार फिर वेलकम बैक। वो उस्मान पीरज़ादा है ना? हाँ भाई, वही पपेट म्यूजियम वाले जो अदाकारी भी करते हैं। पता है कहाँ के रहने वाले हैं? बूझे यार, गेस तो करें। चले मैं ही बता देती हूँ, वो लाहौर ही में रहते हैं और उनका आबाई शहर भी लाहौर ही है। तभी तो मैं भी कहूँ वो मुल्क के और ख़ास तौर पर लाहौर के कल्चर से इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं। भाई सकाफत से ये मोहब्बत तो उन्हें विरसे में मिली है। देखते हैं उस्मान हमें लाहौर के बारे में क्या बता रहे हैं। मेरा शहर लाहौर है, यहीं पे मैं पैदा हुआ। बहावलपुर रोड, मुजांग चुंगी से जब आप चबुर्जी की तरफ जाएं, इदबिस्तानी सूफिया एक स्कूल आता है, उससे थोड़ा आगे आए बत्ती वाले चौक से जैसे ही आप क्रॉस करें तो 25 बहावलपुर रोड वाज द हाउस जहाँ पे मैं पैदा हुआ। हमारे घर के पीछे जो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स थे, हम उनके कई दफ़ा खिड़कियों से टापते थे तो हम सादी पाक एक इलाका है मुजांग का, हम वहाँ पे पहुँच जाते थे। सो आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, यही मेरा शहर है। बचपन में मेरा शहर बहुत खूबसूरत शहर था, आज भी खूबसूरत है, लेकिन अब हमने इस शहर को जितना हमसे कोशिश हुई है, हमने इसको सिस्टमेटिकली तबाह करने की कोशिश की है। एक तो ओवर पॉपुलेशन बूम, वो तो समझ में आता है, और उसके बाद नकल मकानी जो हुई, जो लोग छोटे शहरों से लाहौर शहर आए, एक तो उससे कैपेसिटी ऑफ द सिटी, यानी कि इस सिटी को अगर हमने बड़ा करना था तो हमको इसके शुरू में डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। इसके गिरदो नवा में छोटी छोटी कॉलोनीज़ डेवलप करते, जो अब हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी कंसंट्रेशन शहर के अंदर हुई। और जब भी नकल मकानी होती है और छोटे शहरों से लोग बड़े शहर में आते हैं, तो छोटे शहरों से वो अपनी छोटी मोरालिटी लेकर बड़े शहरों में आते हैं, अपनी इक़्तिदार लेकर आते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़े शहर की टेक्स टाइम, यू नो, तो उस पर वक्त लगता है कि वो उसको सीखें कि बड़े शहर, मतलब लाहौर के जो लाहौरी हैं रहने वाले, उनकी जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, जो उनका वे ऑफ लिविंग है, या जो जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, या जो उनकी कल्चरल हेरिटेज जो वो ओन करते हैं, जिसमें वो लिव किए हैं, तो हो सकता है कि वो कल्चरल हेरिटेज एक मियाँ चन्नू से आए हुए शख्स की ना हो, उसकी अपनी एक्सपीरियंस है, अपने इलाके का उसका एक्सपीरियंस है। सो आई वुड से कि जो सेटलर था, जो लाहौर में आके सेटल हुआ, उसने लाहौर के कल्चरल एस्पेक्ट को भी डैमेज थोड़ा सा किया। मेरे दादा रहते थे 7 क्वींस रोड पर। 7 क्वींस रोड, जो अगर आप क्वींस रोड पे देखें YWCA, उसके बिल्कुल सामने मेरे दादा का घर था। वो अब वहाँ पे घर नहीं रहा, और उधर तो वो बिल्डिंगें वगैरह कुछ इस तरह का काम हो चुका है। सो 7 क्वींस रोड मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। व्हेन आई वाज अ बेबी, मेरी उम्र शायद 5 साल हो या 4 साल हो, तो मेरे दादा को मुझसे बहुत ज़्यादा उन्स था। मैं उनके बड़े बेटे की औलाद था, तो मेरे दादा मुझे अपने घर ले जाते थे और दोपहर को मैं उन्हीं के साथ खाना खा के सोता था। लेकिन मेरी एक जो एक्साइटमेंट होती थी कि वो जो शाम की वॉक है, तो तकरीबन ये मैं गर्मियों के ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ कि 5:30 पौने 6 बजे मेरे दादा जो हैं वो मोनोकल पहनते थे, एक आँख का वो चश्मा नहीं होता जैसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहनते थे, तो हाथ में स्टिक, कॉटन का सूट। उस ज़माने में बड़ा एहतमाम होता था माल रोड पे आने का। तो मैंने उनकी उंगली पकड़ी हुई, तो हम 7 क्वींस रोड से बाहर निकलते थे, प्लाजा सिनेमा के सामने से होते हुए गोल्ड स्मिथ जिधर है होता था, आई डोंट नो है या नहीं है, नवाब वक्त की बिल्डिंग पीछे है, गोल्ड स्मिथ के सामने से हम माल रोड पे आते थे, और फिर अक्रॉस टू फिरोजगंज साइड पे, वहाँ पे जो मेरी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी एज ए चाइल्ड कि एम यासीन खान बेकर्स, जो कि बड़े मशहूर बेकर्स थे। मेरे ख्याल में उस ज़माने में लाहौर के अंदर 2 ही मेजर बेकर्स थे, एक एम यासीन खान जो कि मेन माल रोड पे थी उनकी दुकान, और एक मोकमदीन जो पुरानी अनारकली की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे होती थी। एंड दे वर रिमार्केबल बेकर्स। मुझे अभी तक, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे उनकी क्रीम रोल का टेस्ट जो है वो महसूस होना शुरू हो गया। हमेशा कहते हैं कि वो दौर जो गुजर गया वो बड़ा अच्छा था। हमारे वालिदैन हमको कहा करते थे कि जो उनका दौर था, मैं समझता हूँ कि, लेकिन वाकई वो दौर, जिस दौर में मैं बड़ा हुआ, मैं शायद पाकिस्तान की आखिरी लिबरल जनरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, यू नो,
लिबरल से ये मुराद नहीं कि आपको वाइल्ड हो जाएं और आप, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लिबरल से मेरी मुराद है कि हमको दिस इज़ हाउ वी वर ब्रॉट अप, नॉट ओनली इन माई फैमिली, दिस इज़ हाउ द लाहौरी वॉज ब्रॉट अप. लाहौरी वॉज ब्रॉट अप विद द ट्रेडिशंस ऑफ दिस ब्यूटिफुल सिटी. यानी कि मेरा एक्सपोजर तो आप देखें ना एज अ चाइल्ड, कि मेरा एक्सपोजर, मेरा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा, हाँ. और आज अगर मैं उसका मौजना करूं कि मेरे बच्चों का इंटरेक्शन किस तरह होगा, किन लोगों के साथ होगा. मेरा इंटरेक्शन 25 भावलपुर रोड, जिसका मैंने जिक्र किया, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मेरा इंटरेक्शन फैज़ अहमद फैज़ के साथ हो रहा. वो लाइब्रेरी में आके बैठे हुए मेरे वालिद को मिलने, मैं उनको कॉफ़ी दे रहा हूँ, वालिद साहब शायद तैयार हो रहे हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा लिया एंड ही इज़ टॉकिंग टू मी. आई डोंट नो, मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सी शख्सियत मेरे साथ बैठी है. यू नो, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब आए हैं, मैं अंदर जाके बता रहा हूँ कि वो अंकल आए हैं जो माचिस की डब्बी बजाते हैं. वो खामोशी से बैठ के वो डब्बी के ऊपर अपना रिदम बजाते रहते थे. तो सूफी तबस्सुम को मैं देख के घबरा सा जाता था, क्योंकि मुझे वो एक अजीब सी पर्सनैलिटी लगते थे. यहाँ से बॉल्ड और इधर से वाइट बाल और एक लाल नाक और मुंह में पान. मेरे दौर में मेरे वालिद की रेले साइकिल थी. मैं जब स्कूल गया हूँ मेरे पास साइकिल थी. और मुझे याद है कि जब हमारा फैमिली हाउस बिका तो हम उसके बिकने के बाद हम मूव किए मॉडल टाउन. तो ये एक ह्यूज डिस्टेंस था, मतलब कहाँ भावलपुर रोड और कहाँ मॉडल टाउन. मेरा स्कूल था जॉन मैकडॉनल्ड, जो कि एमओ कॉलेज के साथ में था. तो आप सोचिए कि मैं एमओ कॉलेज से अपने छोटे भाई इमरान को साइकिल के डंडे पे बिठाकर उधर से साइकिल चलाकर मॉडल टाउन के जी ब्लॉक पहुंचता था. मुझे तो थकावट का एहसास नहीं होता था. गवर्नमेंट कॉलेज में 6 साल रहा. आई स्टडीड अप टिल गवर्नमेंट कॉलेज टिल माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. मैं पढ़ा वहाँ पे 2 साल और बीए वहाँ से किया, एफए वहाँ से किया. और 6 साल का मोस्ट रोमांटिक टाइम ऑफ माई लाइफ. रोमांस का ये मतलब नहीं ख़वातीन का रोमांस, मैं कहता हूँ कि रोमांस विद दैट ग्रेट इंस्टीट्यूट, रोमांस विद ऑल माई फ्रेंड्स दैट वी हैड, ऑल दैट लर्निंग जो आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे कॉलेज का इन्फ्यूज़ किया है मेरे अंदर, उस कॉलेज का दिया है, और मेरे उस्तादों का. मेरे हालांकि हम बहुत सारी क्लासेस नहीं अटेंड करते थे. मुझे इतना याद है कि बीए के दौर में हमने कैंटीन में ज़्यादा वक्त गुजारा, लेकिन कैंटीन में हम बकवास नहीं करते थे बैठ के. यूज टू बी लॉट ऑफ डिस्कशंस गोइंग ऑन, यू नो, टॉकिंग, बट हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे. कैंटीन में ही बैठे हुए हमने सरमद सिपाही को डिस्कवर किया डार्क रूम. और डार्क रूम जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट बना. जब हमने डार्क रूम को परफॉर्म किया लाहौर के वेरियस फेस्टिवल्स में, और क्या ज़बरदस्त वो ड्रामा, और उसने थिएट्रिकल नए ट्रेंड को जन्म दिया, बिकॉज दैट वाज द लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्क. सरमद वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल यंग राइटर्स एट दैट टाइम. चलिए नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि सुबह सिंध के शहर उमरकोट का नाम कैसे पड़ा. कहा जाता है कि इस जगह को हिंदुस्तान के राजा अमर सिंह ने आबाद किया था, इसी वजह से इसे अमरकोट कहते हैं. लेकिन कुछ तारीखदारों के मुताबिक इस शहर को उमर सुमरो ने आबाद किया, जो 1390 में तख्त नशीन हुआ था. उमरकोट का किला भी उमर सुमरो ने तामीर कराया था. इसके साथ साथ आपको इस शहर के बारे में चंद दिलचस्प बातें भी बताते चलें. वो ये कि 1542 में शहंशाह हुमायूं के साहबजादे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने उमरकोट में ही जन्म लिया था. हुमायूं ने उस वक्त शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर सफर करते हुए उमरकोट पहुंचकर पड़ाव किया था. अकबर की पैदाइश पर हुमायूं ने अपने हमराहियों में एक मुश्क तकसीम की थी, जिसकी खुशबू ने पूरे रेगिस्तान को महका दिया था. उमरकोट की तारीखी हैसियत के साथ साथ बरे सगीर की मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी का ताल्लुक भी इसी तारीखी खित्ते से है. प्रोग्राम का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है. जाते जाते मैं जल्दी से आपको बता दूं कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर है मस्जिद भोंग की, जो जिला बहावलपुर से 200 किलोमीटर और रहीम यार खान से 50 किलोमीटर के फासले पर सादिकाबाद में वाक़या है. ये मस्जिद 50 बरस में मुकम्मल हुई और इसकी तामीर में दुनिया भर से मेमारों और दस्तकारों ने हिस्सा लिया. ये मस्जिद 1932 में सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने अपने महल में तामीर कराई. इसकी तेजीन और आराइश में सोने के पत्ते, चांदी के तार, संगे मरमर, मार्बल, सलमानी पत्थर, हाथी दांत, कैलीग्राफी और सिरेमिक वर्क इस्तेमाल किया गया. इसके साथ साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. कल फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.